हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग दिलखुश, गुड इवनिंग सुशील। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आपकी 546 पदों की भर्ती की जो पिछले 1 डेढ़ महीने से चर्चा चल रही थी, वो आखिरकार आज उसका विज्ञापन जारी हो गया है। राधे राधे भगवान सिंह। गुड इवनिंग हीराराम। सुमन, नोट्स जो है मैं आज फाइनल उसकी प्रिंट आ जाएगी और कल से मैं नोट्स घर पे भेजना स्टार्ट कर दूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो स्टूडेंट्स मुझे अपने घर का एड्रेस, पिन कोड, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका मोबाइल नंबर मुझे लिख के या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे या ऐप पर मैसेज कर दे। ठीक है। तो आपका जो इसके जो प्राइस है वो मैं इसमें आपसे प्राइस नहीं ले रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा हूँ नोट्स के, क्योंकि नोट्स के जो प्राइस है मैंने आपके जो ऐप जो बैच की जो फीस है जो 4,500 रुपये, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर 4,500 रुपये आप फीस भी ले रहे हो और नोट्स के भी आप पैसे ले रहे हो। तो मैंने कि चलो ऐसा करते हैं कि आप नोट्स के पैसे मत दो, आप केवल फीस दे दो बस। ठीक है। तो 4,500 रुपये में आपके नोट्स भी हो जाएंगे, आपके नोट्स भी हो जाएंगे और साथ में आपकी क्लास भी हो जाएगी। ठीक है। नोट्स और क्लास दोनों आपकी कंप्लीट इसमें हो जाएगी। अच्छा, लगभग 400 प्लस स्टूडेंट्स ने 400 प्लस स्टूडेंट्स ने टारगेट बैच की को रजिस्ट्रेशन कर रखा है। 1 रुपए में आपकी पिछले 1.5 महीने से लगातार क्लास चल रही थी। बीच में मैंने क्लास कुछ बंद कर दी थी 4-5 दिनों के लिए, फिर बाद में स्टार्ट कर दी थी। तो आप लोग आप लोगों को 3-4 दिन लगातार अभी क्लास नजर आएगी। जो बच्चे पैसे देंगे, जो बच्चे फीस देंगे, उनके लिए क्लास लगातार चलती रहेगी और आप लोगों को पेमेंट करना होगा 4,500 रुपये और मुझे ये पेमेंट आपको फोन पे करना होगा। ठीक है। फोन पे करना होगा। मेरा नंबर है 8504060505। इस नंबर पर आपको फोन पे करना होगा। ठीक है, ताकि आपकी क्लासेस लगातार चलती रहें और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो बच्चे मुझे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे या ऐप में आपका मैसेज कर दे, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके घर का पूरा पता पिन कोड के सहित। ठीक है। ताकि क्या है कि आपको जल्द से जल्द, अब मैं परसों के दिन में जो भी बच्चा मुझे मैसेज कर देगा एड्रेस, तो मैं उसको घर पे नोट्स भेज दूंगा। ठीक है। जिन बच्चों के आ जाएंगे उनको मैं परसों भेज दूंगा और बाकी जो बचेंगे आप लोग टाइम खराब मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो मार्च के अंदर हो जाएगी। मार्च के लास्ट वीक में आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो अभी चल रहा है आपका फरवरी और आज शायद 17 तारीख हो चुकी है। तो आपके पास में 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। मेरी जो डेडलाइन है कोर्स करवाने की 20 मार्च है। मैं आपका जो कोर्स है वो 20 मार्च तक कंप्लीट करवा दूंगा। आपकी अभी 1-2 दिन और मैं देख लेता हूं कितने बच्चे बैच को ले लेते हैं, उस हिसाब से देखेंगे अपन। और एक क्लास आपकी सुबह रहेगी, एक क्लास आपकी 9 से लेकर 10 बजे तक। एक क्लास आपकी सुबह रहेगी, फिर एक क्लास आपकी रहेगी शाम को। शाम को रहेगी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। और तीसरी क्लास आपकी रहेगी रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक। ये 3 क्लास आपकी लगातार चलेगी। अभी तक आपका जो सिलेबस है, ये बैच मैंने 30 दिसंबर को शुरू किया था। ये बैच मैंने 30 दिसंबर को शुरू किया था, जिसमें से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी,
एनाटॉमी फिजियोलॉजी और औसत द्रव्य मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, औसत द्रव्य का कुछ पार्ट रह रहा है ड्रग्स वाला, उसे भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट हैं आपकी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, औसत द्रव्य का कुछ रह रहा है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और आज अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रसशाला। ठीक है, और ये जो क्लासेज है आपकी, ये सुबह 9 बजे से 10 बजे की, और शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक की जो क्लास है वो 2-3 दिन के बाद में शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट करना शुरू कर दोगे वैसे ही आपकी क्लासेस, दूसरी क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बता दी जाए यहाँ पर, आपकी आज कितनी तारीख है कौन बताएगा? आज कितनी तारीख है? आज शायद कितनी तारीख है आज? 17 है शायद आज। 17 है जाने 16 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 17 है। हाँ, आज से आपके फॉर्म भी चालू हो गए हैं। 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 17 फरवरी से लेके 10 मार्च तक। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आपके 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आपके जो क्या बोलते हैं, एक जो बीच में एक बात बोलना चाह रहा हूं मैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो मुझे सुबह से फोन कर रहे हैं। मेरे पास कम से कम 40 से 50 फोन सुबह से आ चुके हैं, जिनमें वो बच्चे ज्यादा हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या जिनकी अभी सेकेंड ईयर चल रही है। तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोग परेशान ना हों। आप लोगों के लिए अभी ये एग्जाम नहीं दे सकते आप लोग, क्योंकि जब तक इसमें इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हालांकि हो सकता है आप फॉर्म इसमें भर दो, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप सिलेक्शन भी अगर आपका हो जाता है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनपी जो आपकी है, ठीक है, ये डीएनपी कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक क्वेश्चन के यहां पर आपको 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, एक अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन करते हो तो उसका आपका जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, और आपका जो पेपर का जो सिलेबस जो रहेगा, सिलेबस मैंने सुबह मैसेज कर दिया था ग्रुप में। आपके 90 क्वेश्चंस जो आएंगे, 90 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आयुर्वेद के आएंगे, यानी आपके डीएनपी के आएंगे। ठीक है, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है, बाकी के 10 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान यानी जीके के आएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल जो जीके अभी चल रही है, अभी अभी लास्ट की जो 6 महीने की जो जीके हैं, आप पेपर वगैरह पढ़ते रहें, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में ही लिख देता हूं, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा। तो मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे इनके। अच्छा, कोई भी बच्चा कोई भी बच्चा फालतू के नोट्स नहीं पढ़े, जो आपके डीएनपी के सिलेबस में आपने पढ़ा है, क्योंकि ये पेपर एनएचएम नहीं ले रहा है। ठीक है ना, डीएस ये क्या बोलते हैं, ये पेपर आपका एनएचएम नहीं ले रहा है, ये पेपर ले रहा है आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाएगी वो आपकी डीएनपी की जो किताबें हैं ना, वहां से पेपर बनाएगी। आपका आपका पेपर किताबों में से बनेगा। जैसे अभी एनएचएम का पेपर आया था, कहाँ से आया था? किताबों से ही तो आया था। आप लोग बेफालतू के नोट्स नहीं पढ़े, जो आपकी बुक से बाहर की चीजें हैं वो नहीं पढ़े आप लोग। ठीक है, हाँ, जोधपुर यूनिवर्सिटी से।
ठीक है। तो फालतू के नोट्स आप लोग नहीं पढ़े, जो आपकी बुक में दे रखा है केवल वही चीजें पढ़े। फालतू में कई बच्चे संहिताओं को पढ़ने लग जाते हैं, तो संहिताओं को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। संहिताओं में से क्वेश्चन जो आएंगे वो डॉक्टर्स का जो है ना, जो आयुर्वेद डॉक्टर्स का सिलेबस है उसके अंदर संहिताओं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप तो केवल आपका डीएनपी का ही कर लो, उसी में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो डीएनपी की जो आपकी किताबें हैं, मेरे जो नोट्स है वो डीएनपी के आपकी जो सब्जेक्ट है 12 सब्जेक्ट, उन्हीं सब्जेक्टों के जो नोट्स है किताबों में से ही आपके नोट्स बनाए गए हैं। और एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं, एक भी क्वेश्चंस आपके जो नोट्स है मेरे, उन नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें कवर करी है उसके अंदर। जितनी भी फालतू चीजें हैं जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, वो सारी चीजें मैंने हटा दी है। केवल और केवल मैंने वही चीज डाली है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। इसलिए आप लोग गाइड्स खरीदना चाहते हो तो गाइड्स आप लोग खरीद लो, उसमें से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन क्वेश्चन भी केवल वही सॉल्व करो जो आपकी बुक में दे रखा है। अनावश्यक चीजें पढ़ोगे वो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी और आपका समय खराब होगा। वैसे ही आप लोगों के पास में टाइम कम है, 1.5 महीने का समय है, तो इस 1.5 महीने के समय में वही चीजें पढ़ो जो एग्जाम में आने वाली है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़ लो, सब कुछ पढ़ोगे वो आपके काम में नहीं आएगा। आपके काम में आएगा आपने जो डीएनपी में जो पढ़ा है। कोई भी एग्जाम जो होती है ना, कोई भी एग्जाम जो होती है उसमें सिलेबस जो निर्धारित किया जाता है वो वही सिलेबस निर्धारित किया जाता है जो बच्चे ने पढ़ा हुआ होता है। अब जैसे मान लो आपके 10th की एग्जाम लगती है, आपकी 12th की एग्जाम लगती है, तो उसमें कौन सा सिलेबस आता है? उसमें 11th का सिलेबस थोड़ी आता है, 9th का सिलेबस थोड़ी आता है। 10th की एग्जाम लग रही है तो 10th का ही सिलेबस आएगा ना। ऐसे ही डीएनपी उसमें क्वालिफिकेशन में डाली है डीएनपी, तो डीएनपी से ही तो क्वेश्चन आएंगे, आपकी बुकों से क्वेश्चन आएंगे, और कहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसलिए फालतू की चीजों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग नोट्स ले लो और नोट्स में से आप लोग पढ़ाई करो। अगर जो खरीद नहीं सकता वो मोबाइल में से नोट्स फ्री में पढ़ सकता है, मैंने फ्री सुविधा दे रखी है, आप लोग फ्री में नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसलिए क्या है, आप अपने आप को जो भी एक्स्ट्रा जो भी जॉब कर रहा है, 1-1.5 महीने की छुट्टी ले लो। ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट कर लो, जहां भी आप जॉब कर रहे हो उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि सर मुझे 1-1.5 महीने की छुट्टी दे दो। क्योंकि अगर 1-1.5 महीना अगर आपने लग के मेहनत कर ली, आप लोगों ने मेरी क्लास ही अगर ले ली ना, मैं जितनी भी क्लास चला रखी है या जितनी क्लास हो चुकी है, जितनी क्लास आने वाली है, अगर वो क्लास अगर आप ले लोगे, उन क्लास को आप ध्यान से सुन लोगे, उसी में ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका। क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। अगर अपन ने पढ़ा हुआ है, अगर अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और हाँ, दूसरी बात यह है कि बच्चे अभी एनएसएम का जो पेपर हुआ था उसमें बच्चों ने डायरेक्ट क्वेश्चन करने पर ध्यान दिया था। अरे भाई, तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन कैसे करोगे डायरेक्ट? तुमने थ्योरी को तो पढ़ा ही नहीं है और क्वेश्चन कर रहे हो डायरेक्ट, ये कहाँ का न्याय है? 10th का जब आपने पेपर दिया था, 12th का जब आपने पेपर दिया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही किए थे क्या? थ्योरी भी तो पढ़ी होगी ना, थ्योरी पढ़ के ही तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे? तो इसलिए क्या है कि अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो। आप लोगों के दिमाग में गलत भ्रम बैठा हुआ है कि क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप थ्योरी मजबूत रखो ना, आपकी क्वेश्चंस थ्योरी में से आएंगे कि क्वेश्चन में से आएंगे? आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें से थोड़ी क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? थ्योरी में से आएंगे। और थ्योरी में से आपको कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को आप फाइट कर सकते हो। इसलिए थ्योरी पे ध्यान दो। मेरा पढ़ाने का जो मूल मंत्र है वो थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी अगर मजबूत है तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। इसलिए क्या है कि मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग, और मैं अभी टेस्ट भी शुरू करने वाला हूं, हर 3 दिन में आपका टेस्ट लगेगा। जितना मैंने 3 दिन में पढ़ा दिया है, सुन लेना बात को ध्यान से, हर 3 दिन में आपका टेस्ट रहेगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर ब्लैक ये व्हाइट बोर्ड पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो 3 दिन में जो भी पढ़ाया जाएगा उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप आपकी थ्योरी मजबूत रखना। मैं पेपर डालूंगा 50 क्वेश्चन का, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ऐसे चलो, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस, ये नहीं कि पहले क्वेश्चन ही क्वेश्चन करके और फिर हो गए। और एक चीज और बता देता हूं आपको मैं, आपकी इसमें कम से कम 40% बननी चाहिए।
तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अगर 39 भी बन गई ना तो सिलेक्शन नहीं माना जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो कम से कम 40% आपकी होनी चाहिए। SC ST और शायद और दूसरी कुछ EWS के लिए भी ऐसा विधान है 35% का, ठीक है। तो उनके लिए 35% का क्वालिफिकेशन है, कम से कम 35% तो बननी ही चाहिए। अभी आप लोग खुद देख लो, अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने अगर पेपर दिया हो NHM का, तो बच्चों की कितनी परसेंटेज बनी थी? किसी की 40, किसी की 42, 44, 45, 50 हाईएस्ट परसेंट थी वहां पर। तो आप लोगों की परसेंटेज इतनी कम क्यों बनी? इसलिए कम बनी क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी, आप लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका भला नहीं होगा। आप लोग एग्जाम में, और यूनिवर्सिटी का पेपर है ये, कोई उसका पेपर नहीं है NHM का, यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। और यूनिवर्सिटी में थ्योरी को घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भरतकांत, आप तो अभी फर्स्ट ईयर में ही तो हो। भरतकांत, आप अभी फर्स्ट ईयर में ही तो हो। TSP जो आप पूछ रहे हो, TSP परसेंटेज की, तो TSP में जो SC ST वाले आते हैं उनके लिए 40% है, और जो जनरल OBC में आते हैं उनके लिए 35% है। TSP और नॉन TSP का है, ठीक है, क्राइटेरिया। TSP के लिए अलग से ऐसा कुछ नहीं है, ये TSP और नॉन TSP दोनों के लिए है ये क्राइटेरिया, चाहे कैटेगरी आपकी कोई सी भी हो, ठीक है। तो सबको चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। तो थ्योरी पे ध्यान दो और 90 क्वेश्चंस की तैयारी करो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है ना नीचे वाले, ये नीचे वाले जो क्वेश्चंस है इसके लिए आप जीके वगैरह पढ़ते रहें, और कंप्यूटर तो मैं पढ़ा दूंगा, कंप्यूटर की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। 5 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में से आएंगे और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर में से आएंगे, और यही जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन मेरिट को तय करेंगे, यही क्वेश्चंस मेरिट को तय करेंगे, ठीक है। इसलिए ये तो सभी सर सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो सभी सॉल्व करेंगे। लेकिन 50% बच्चे तो ऐसे आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो चीजें पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। वो चीजें आप देख लेना विज्ञप्ति को, उसमें क्या लिखा हुआ है, DNP का सिलेबस लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग। DNP का सिलेबस लिखा हुआ है, तो DNP के सिलेबस से मतलब है आपकी बुक, और पेपर आएगा आपकी बुक में से, ठीक है। चलो, क्लियर हो गई सबको बात? बोलो भाई। सबको सारी बातें क्लियर हो गई क्या? इसलिए आप लोग जल्द से जल्द पेमेंट करके और बैच ले लो, ताकि क्या है कि आपकी क्लास रेगुलर चलती रहे, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। चलो एक जानकारी और दे देते हैं आपको, ये जो भर्ती परीक्षा आपकी हो रही है, ये हो रही है CSR रूल 2022 के अकॉर्डिंग। ये भर्ती परीक्षा आपकी हो रही है CSR रूल 2022 के अकॉर्डिंग। इस रूल के अनुसार 5 साल के बाद में आपको परमानेंट करने का विधान है। इस रूल के अनुसार 5 साल के बाद में परमानेंट करने का विधान है, ठीक है। और 15,000 रुपए आपको प्रति माह मिलेंगे, और इसमें हर साल का 5% का इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। यानी आपकी जो सैलरी है वो हर साल 5% बढ़ेगी, ठीक है। तो जहां तक है आपकी सैलरी लगभग 20,000 से ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग परमानेंट कर दिए जाओगे अगर आपकी सेवा सेवा कार्य, जो राज्य की सेवा आपकी अगर संतुष्टिपूर्ण रहेगी, तो आपकी सेवा को नियमित कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो आपको बेनिफिट है वो परमानेंट भर्ती के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। इसलिए जी जान लगा दो, सब कुछ भूल जाओ और तैयारी पे ध्यान दो, क्योंकि तैयारी करोगे, सिलेक्शन पालोगे, तो सफल हो जाओगे जिंदगी में। अन्यथा प्राइवेट जॉब तो प्राइवेट ही होता है, ठीक है। सबके समझ में आ गई बात? बोलो भाई। किसी को और कुछ जानकारी चाहिए तो बताओ।
चलो तो अपन रसशाला स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, इंक इसमें कम हो गई है। बेटा अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ, तो एग्जाम से पहले ही अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरिट हाई रहेगी या लो रहेगी? एग्जाम होने के बाद डिसाइड होती है चीजें। पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर किस प्रकार का आया है, और आप लोगों की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी रहेगी तो मेरिट अच्छी जाएगी, आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और तैयारी कमजोर रहेगी तो फिर क्या है कि परसेंटेज भी जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अभी आप लोग मेरिट पर ना ध्यान देकर अभी आप केवल और केवल आपकी पढ़ाई पर ध्यान दो, पूरी जी जान झोंक दो, पूरी जी जान झोंक दो। क्योंकि आप लोगों के लिए ये उद्देश्य होना चाहिए आप लोगों का कि सिलेक्शन तो लेकर ही जाना है 546 की भर्ती में। ठीक है, क्योंकि जो परमानेंट वाली वैकेंसी भी आने वाली है अब थोड़े दिनों में, अभी यूं देख लो 2-3 महीने के अंदर अंदर परमानेंट वाली वैकेंसी भी आ जाएगी। तो अब उसका पता नहीं है, अभी रूल चल रहे हैं। परमानेंट भर्ती जो होगी वो आपके डायरेक्ट मेरिट बेस से होगी या एग्जाम से होगी, अभी उसका डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आप लोग तैयार रहें, हर भर्ती के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब भर्तियां आती रहेगी। ऐसा नहीं है वो गया जमाना जो 5-5 साल में भर्ती आती थी, वो गया जमाना। इसलिए मैं आपसे कह रहा था इतने दिनों से कि तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। इसलिए तो मैंने बैच चला रखा था, क्योंकि मुझे पता था भर्ती तो आएगी। क्योंकि मैं गया था काउंसलिंग में, जब बात हो रही थी ये, हमारे जो बॉस बैठे थे आप लोगों की काउंसलिंग में, तो वो कह रहे थे कि भर्ती का जो ड्राफ्ट वगैरह है सारा कंप्लीट हो चुका है, भर्ती आएगी जरूर। लेकिन उसमें उन्होंने ये बोला था कि टाइम लगेगा, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर की बात है। तो मेरे मेरे से उन्होंने जनवरी के लिए बोला था कि जनवरी में प्रोसेस हो जाएगी। अभी ये जो भर्ती आपकी लेट हुई है, ये सीएसआर रूल में डालने की वजह से लेट हुई है। सीएसआर रूल में नहीं डाल रहे थे पहले, लेकिन अब सीएसआर रूल में इसको डाल दिया है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जी जान से मेहनत करो। मेहनत करोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रसशाला। रसशाला, तो रसशाला में सबसे पहला शब्द है रस। रस का क्या मतलब है? रस का मतलब है पारद। रस का क्या मतलब है? पारद। यानी यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे? रस औषधियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिनमें क्या पड़ता है? पारा पड़ता है, सॉरी पारद पड़ता है जिनमें। ठीक है, क्या पड़ता है? पारद पड़ता है। ठीक है, शाला, शाला का मतलब होता है जहां पर औषधियां बनाई जाती है। ठीक है, इससे बोल सकते हैं अपन रसायन शाला। आपकी जितनी भी रस वाली औषधियां हैं, ठीक है, जैसे जैसे अर्श कुठार रस, ठीक है, अर्श कुठार रस। ठीक है, इसके अलावा आपके और भी रस वाली औषधि है, जैसे आपके अग्निमंथ रस, अर्श कुठार रस, अग्निमंथ रस, श्वास कुठार रस। ठीक है, तो इस तरह की जो रस वाली जो औषधि जिनके पीछे रस लगा होता है, जिन औषधियों के पीछे रस लगा रहता है उसमें पारद मिला जरूर होता है। ठीक है, पारद उसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो पारद की वजह से, क्योंकि पारद का उपयोग जो खनिज द्रव्य जो होते हैं, ठीक है, मृत द्रव्य जो होते हैं, ठीक है, पारद इसमें रसशाला में हम किन से औषधियां बना रहे हैं? जो मृत द्रव्य जो होते हैं उनसे बना रहे हैं। ठीक है, खनिज तत्वों से हम औषधियां बना रहे हैं, तो उसमें जिन औषधियों के अंदर पारद को मिलाया जाता है उनके पीछे रस लगा दिया जाता है।
ठीक है, ऐसे तो वटी भी होती है, ठीक है, ऐसे तो वटी भी होती है, वसम भी होती है, आसव अरिष्ट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, स्वरस कल्क फंट पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, लेकिन उनके पीछे तो रस नहीं लगा होता, रस तो केवल इसके पीछे लगा रहता है क्योंकि उसके अंदर पारद मिलाया जाता है। ठीक है, चलो, तो आपके नोट्स के अंदर लिखा है रस शास्त्र का प्रथम उपदेश। जो रस शास्त्र है आपकी बुक में तो रसशाला है, आपके सब्जेक्ट क्या है, रसशाला। हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, हमने रस शास्त्र पढ़ा है। ठीक है, तो लिखा है रस शास्त्र का प्रथम उपदेश किसने दिया था? प्रथम उपदेष्टा, यानी जब आपने औसत द्रव्य में आपने पढ़ा होगा कि साहब ब्रह्मा जी को जो यहां से देवलोक में, धरती लोक से देवलोक में जब गए थे, एक तरफ तो आचार्य भारद्वाज गए थे, ठीक है, गए थे ना? मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था अवतरण के बारे में, आयुर्वेद का अवतरण के बारे में। ठीक है, तो अवतरण के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो कहने का मतलब ये है कि देवलोक से धरती लोक पर जब आयुर्वेद आया तो अपन ने देखा था चरक संहिता के बारे में, औषध द्रव्य में देखा था। ठीक है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का कैसे निर्माण हुआ था, कैसे कैसे वो देवलोक से धरती पर आए, कौन कौन से ऋषि मुनि जो है वो लेकर आए। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि उनका उपदेश सबसे पहले किसने किया था, जैसे चरक संहिता का उपदेश किसने किया था, सुश्रुत संहिता का उपदेश किसने दिया था, उसी प्रकार से रसशाला का उपदेश किसने दिया था? सबसे पहले रुद्र ने दिया था। किसने दिया था? रुद्र ने दिया था। जो ऋषि थे इनका नाम है रुद्र। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले उपदेश दिया था। ठीक है, सबसे पहले आचार्य कौन थे? मतलब रसशाला के सबसे पहले आचार्य थे नागार्जुन, सबसे पहले आचार्य बोला जाता है इन्हें। ठीक है, तो उपदेश किसने दिया? रुद्र ने दिया। और सबसे पहले आचार्य कौन है? आचार्य कौन थे और उपदेश किसने दिया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। रस का मतलब होता है पारद। ठीक है, अच्छा, ये पारद आया कहां से? ये पारद आया था साहब, कौल शास्त्र में लिखा हुआ है। जो कौल शास्त्र बोल दो या कौलाचार बोल दो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि माता पार्वती और भगवान शिव जब आपस में समागम कर रहे थे तो उस समय पर जो भगवान शिव से जो शुक्र गिरा था, उस शुक्र से ही क्या बना था? पारद बना था। ठीक है, तो धरती के अलग अलग जगहों पर यह गिरा था। ठीक है, तो लिखा है कौलाचार, जिसके माता पिता व कुल का पता हो वो कौन कहलाता है? कुलज कहलाता है, कुल कहलाते हैं या कौल कहलाते हैं। ठीक है, जबकि भगवान शिव तो ऐसे नहीं थे, भगवान शिव को तो क्या बोला जाता है? जन्मा बोला जाता है। ठीक है, तो माता पार्वती जो थी, माता पार्वती का तो कुल था, उनके माता पिता वगैरह सब थे। ठीक है, लेकिन भगवान शिव तो जन्मे थे। ठीक है, तो उन्हें अकुल कहा गया। ठीक है, तो यहां पर कुल अकुल से संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, यानी कुल जो है, कुल और अकुल में क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? कौल शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो उस संबंध स्थापित होने से किसका निर्माण हुआ? कौन गिरा धरती पे? पारद गिरा धरती पे। ठीक है, तो ये चीजें कहां लिखी हुई है? कौल शास्त्र में ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है, कहां लिखी हुई है? कौल शास्त्र में ये चीजें लिखी हुई है। और कौलाचार का मतलब क्या होता है? कुल और अकुल, कुल और अकुल जब आपस में समागम करते हैं तो क्या बनता है? शुक्र जो भगवान शिव से जो शुक्र निकला था वो किस रूप में निकला था? पारद के रूप में निकला था। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं सिद्ध की गणना के बारे में। सिद्ध जो है टोटल कितने थे? 84 सिद्ध है टोटल। सिद्ध कितने हैं टोटल? 84 सिद्ध है। इनमें से कुछ सिद्ध थे और कुछ रस सिद्ध थे। रस सिद्ध का मतलब यहां पर, रस का मतलब यहां पर फिर से
पारद का है। ठीक है, यानी ये किस में सिद्ध थे? पारद में सिद्ध थे, यानी ये पारद से औषधियों के बारे में इनको ज्ञान था कि पारद से किस प्रकार से औषधियां बनाई जाती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी बुक नाथ संप्रदाय में सिद्धों की विवेचना की है, यानी उन्होंने सिद्धों के बारे में बताया है। वैसे ही हठ योग प्रतिपिका, ये भी एक बुक है जो किसने लिखी है? आत्माराम ने लिखी है। ठीक है, ने नाथ संप्रदाय में सिद्ध योगियों के नाम दिए हैं। ठीक है, प्रथम नाथ कौन है यहाँ पर? ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? टोटल सिद्ध कितने हैं? 84 है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है प्रथम नाथ कौन है। प्रथम नाथ कौन है यहाँ पर? प्रथम नाथ है यहाँ पर आदिनाथ। प्रथम नाथ कौन है यहाँ पर? आदिनाथ। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ने बात करिए कि रस शास्त्र का उपदेश किसने दिया था? रुद्र ने दिया था। प्रथम आचार्य कौन थे? नागार्जुन थे। ठीक है, दो चीज याद हो गई। तीसरी चीज कौन सी याद रखनी है आपको? सिद्ध कितने होते हैं? 84। ठीक है, कौलाचार के बारे में आपको याद रह जाएगा। ठीक है, प्रथम नाथ कौन है? आदिनाथ। ठीक है, अगली बात करते हैं। रस सिद्ध, रस सिद्ध कितने थे? टोटल 27 रस सिद्ध है, यानी रस सिद्ध आचार्य टोटल कितने हैं? रस सिद्ध आचार्य टोटल 27 माने गए हैं। ठीक है, और सिद्ध कितने माने गए हैं? 84 माने गए हैं। ठीक है, तो लिखा है रस सिद्ध पार्वती पुत्र नित्यनाथ द्वारा रचित रस रत्नाकर। ठीक है, तो ये बुक का नाम भी आपको याद रखना है, रस रत्नाकर। ये बुक का नाम है और ये लिखा किसने है? पार्वती पुत्र नित्यनाथ ने ये लिखा है। ठीक है, रस रत्नाकर एक बुक का नाम है जिसे किसने लिखा है? नित्यनाथ ने लिखा है। और इसमें बताया गया है कि रस सिद्ध आचार्य टोटल कितने होते हैं? 27 होते हैं। और इनमें से सबसे पहला जो रस सिद्ध है वो कौन है? ब्याड़ी है। कौन है? ब्याड़ी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिद्ध कितने हैं? 84 है। प्रथम नाथ कौन है? आदिनाथ है। रस सिद्ध कितने हैं? 27 है। कहां वर्णन किया गया है? रस रत्नाकर में वर्णन किया गया है। रस रत्नाकर किसने लिखा है? नित्यनाथ ने लिखा है। और इन 27 में से पहला कौन है? पहला रस सिद्ध कौन है? तो व्याड़ी नाम के रस सिद्ध है। ठीक है, अच्छा, अब एक बुक और आ गई साहब, रस रत्न समुच्चय। रस रत्न समुच्चय, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, रस रत्नाकर तो क्या कहते हैं? कि व्याड़ी थे। रस रत्न समुच्चय क्या कह रहे हैं? कि आदिम थे। आदिम नाम के ऋषि जो हैं, आदिम नाम के आचार्य जो है, वह रस रत्न समुच्चय कार के अनुसार आदिम नाम के जो है रस सिद्ध है। ठीक है, सिद्धों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? यहां से पूछा जाता है। जहां पर कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो भाई, अब यहां पर बात हो गई साहब, अब 9 नाथ है यहाँ पर। नाथ कितने हैं? 9 है यहाँ पर नाथ। अब नाथों के नाम आपको याद रह जाए तो रख लेना। आदिनाथ, मीननाथ, गोरखनाथ, कोंकणेश्वर नाथ, जालंधर नाथ, कंधनी नाथ, उड़ीस नाथ, चिचड़ीश्वर नाथ और चौरंगी नाथ। ठीक है, तो पहला और लास्ट वाला तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो पहला कौन है? आदिनाथ। और अंतिम कौन है? मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, कोई बैठ गया क्वेश्चन बनाने वाला, उसने सोचा कि चलो प्रथम तो सारे ही पूछते हैं, मैं पूछता हूं अंतिम कौन है। ठीक है, तो अंतिम कौन है? चौरंगी नाथ। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, रस शास्त्र का विकास कैसे हुआ। ये तो हो गया साहब ग्रंथों के बारे में। ठीक है, चलो रस शास्त्र का विकास कैसे हुआ, तो आपकी बुक में तो काफी कुछ दे रखा है रस शास्त्र के विकास के बारे में, लेकिन उसमें से मुझे लगा नहीं कि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो छोटी मोटी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। लिखा है रस शास्त्र का संबंध किससे है? खनिज द्रव्यों से है। ठीक है, जैसे औसत द्रव्य का संबंध किससे है? जीवित द्रव्यों से है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? खनिज द्रव्य क्या होते हैं? मृत होते हैं खनिज द्रव्य। ठीक है, ये कैसे होते हैं? मृत होते हैं। और वो कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। ठीक है, तो जीवित द्रव्यों से औषधि किसमें बनाई जाती है? औसत द्रव्य के अंदर बनाई जाती है। ठीक है,
यहां पर बात आ रही है नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन के यहाँ पर तीन रूप है, यानी तीन प्रकार के नागार्जुन के बारे में बताया गया है अपने अपने अलग अलग समय में। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग नागार्जुन पैदा हुए। ठीक है, ईसा पूर्व 100 से 8वीं शताब्दी तक कई नागार्जुन पैदा हुए, जिनमें से तीन प्रमुख है। ठीक है, जिनका संबंध किससे है? आयुर्वेद से है। ठीक है, तो प्रथम नागार्जुन, द्वितीय नागार्जुन और तृतीय नागार्जुन। ठीक है, प्रथम नागार्जुन और द्वितीय नागार्जुन और कौन है? तृतीय नागार्जुन। ठीक है, चलो प्रथम नागार्जुन ये कौन है? रस शास्त्र के प्रथम आचार्य नागार्जुन है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं नागार्जुन प्रथम के बारे में। ठीक है, लिखा है, किसमें लिखा है? मज्जू श्री मूल कल्प में लिखा है। ठीक है, ये बुक का नाम है। ठीक है, ये ग्रंथ का नाम है कि मज्जू श्री मूल कल्प में नागार्जुन का उल्लेख मिलता है, जिनके अनुसार सालवाहन प्रथम नागार्जुन के मित्र थे। ठीक है, चलो छोटी सी बात है, क्वेश्चंस आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि कोई भी चीज अपन नहीं छोड़ सकते जो जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती, चाहे 1% ही संभावना हो, मैं उन चीजों को नहीं छोड़ता। क्योंकि मान लो 1%, जहां से 1% क्वेश्चन बनने की संभावना है, वहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका उसमें नुकसान हो जाएगा। मुझे तो केवल लिखना ही है, लेकिन उसमें आपका भविष्य दांव पर लग जाएगा। ठीक है, चलो द्वितीय नागार्जुन, द्वितीय नागार्जुन सिद्ध नागार्जुन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिए, बताओ साहब सिद्ध नागार्जुन कौन थे? तो सिद्ध नागार्जुन कौन थे? द्वितीय नागार्जुन सिद्ध थे। ठीक है, चलो मैंने बताया था आपको कि सुश्रुत को संस्कृत में बदला था। ठीक है, प्रति संस्कर्ता कौन थे? तो तृतीय नागार्जुन थे, उन्होंने उत्तर तंत्र का निर्माण किया, है ना। चलो बताओ भाई, सुश्रुत संहिता के अंदर उत्तर तंत्र में कितने अध्याय हैं? कौन बताएगा? सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में कितने अध्याय हैं? बताओ भाई, उत्तर तंत्र के अंदर अध्याय कितने हैं? बोलो, आंसर दो। ऑप्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, बताओ उत्तर तंत्र में कितने अध्याय हैं? आंसर दो भाई क्वेश्चन का। मानसी, आंसर दो भाई। सुमन पवार, भगवान सिंह, अनमोल, दिलखुश। उत्तर तंत्र में चरक सॉरी सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में कितने अध्याय हैं? अरे भाई नहीं पता तो ऐसे बोल दो कि सर नहीं पता। आप लोग बोला करो, क्योंकि बोलते रहोगे तो क्लास में अलर्ट रहोगे, मुझे पता रहेगा कि हाँ आप क्लास में अलर्ट हो। बोलो भाई। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो 66 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 66 अध्याय हैं उत्तर तंत्र में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन। रस शास्त्र के प्रमुख ग्रंथों के बारे में दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रमुख ग्रंथ और उनके रचयिता के बारे में बात करेंगे अपन।
लिखा है स्तंभे पाटलिपुत्रे, किसके, कौन है इसके रचयिता? नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन के दो है, कक्ष पुट तंत्र, ठीक है, और स्तंभे पाटलिपुत्रे। ठीक है, रस हृदय तंत्र के लेखक कौन है? भिक्षु गोविंद है। ठीक है, ऐसे ही रसार्णव नाम का एक ग्रंथ है जिसके लेखक है भैरव भैरवानंद योगी। ठीक है, गोरक्ष संहिता, ये तो सिंपल है, गोरखनाथ है। रसेंद्र चूड़ामणि, इसके लेखक है सोमदेव। ठीक है, कौन है? रसेंद्र चूड़ामणि। इसके लेखक है सोमदेव। ठीक है, अगला है आपका रस प्रकाश सुधाकर। सब जगह रस ही रस नजर आएगा आपको। इसके लेखक है आपके यशोधर भट्ट। अब आप केवल यशोधर ही याद रख लेना, काफी है। ठीक है, आपसे आपको लिखना थोड़ी है वहां, तो केवल टिक लगाना है आपको। ठीक है, अगला है आपका रस रत्न समुच्चय। रस रत्न समुच्चय के लेखक है भागवत। अगला है रस रत्नाकर। सबने पारद से संबंधित जो है चीजें बताई हैं। नित्यनाथ। ठीक है, और एक और दे दी है सोमदेव ने, रस तरंगिणी। ठीक है, ये दूसरी वाली है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है जिसमें आपको चीजें याद रखनी है, वो इतनी सी ही चीजें याद रखनी है। ये चीजें याद रख लोगे वही काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, फालतू चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो काम काम की चीजें हैं वही आप लोगों को पढ़नी है। चलो, ये जो अभी बताया है ये सबके समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो पूछो, बोलो भाई, सबके समझ में आया क्या? चलो, तो आगे अपन बात करते हैं, छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे अब। लवण पंचक क्या है? लवण पंचक, लवण यानी नमक, यानी 5 प्रकार के लवण होते हैं, यानी 5 प्रकार के क्या होते हैं? नमक होते हैं। तो सेंधा नमक को तो आप जानते ही हो, सेंधा नमक। ठीक है, दूसरा है सामुद्र नमक या सामुद्र लवण। ठीक है, तीसरा है सोवरचल। तीनों ही सै पर है। क्या है? सोवरचल। ठीक है, सेंधा नमक, सामुद्र नमक और सोवरचल नमक। ठीक है, अगला है आपका रोमक लवण, जिसे हम औदभिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम औदभिद भी कहते हैं। और लास्ट में है आपका विड नमक। तो इनके नाम तो सारे से पे स्टार्ट हो रहे हैं। सेंधव, सेंधव बोल दो या सेंधा बोल दो, सामुद्र, सोवरचल, रोमक या औदभिद और विड नमक। ठीक है, इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? अगर हम श्रेष्ठ की बात करें कि इनमें सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे अच्छा है साहब सेंधा नमक। ये तो चल ही नहीं रहा। सबसे श्रेष्ठ कौन है इसमें से? सबसे श्रेष्ठ है इसमें सेंधा नमक, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 प्रकार के नमक होते हैं जिनमें सबसे श्रेष्ठ होता है सेंधा नमक। ठीक है,
अगला है साहब मित्र पंचक। मित्र पंचक में आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की गई हैं। गुंजा, शहद, घी, टंकण और गुगलू। ठीक है, मित्र पंचक में ये 5 चीजें सम्मिलित की गई। आपको पता होना चाहिए कि गुंजा, आपको केवल ध्यान रखना है, याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आपको लिखित परीक्षा थोड़ी देनी है। आपको तो आपके सामने 4 आंसर आएंगे, उनमें से आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो आपको आंसर की पहचान करना आनी चाहिए कि हम आंसर को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखोगे मित्र पंचक की तरफ। आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखोगे मित्र पंचक की तरफ, तो आपको दिखाई देगा गुंजा, शहद और घी, टंकण और गुग्गुल। ठीक है, गुग्गुल क्या होता है, गुग्गुल को जब अपन आग पर जब घी डालते हैं और ऊपर से गुग्गुल भी अगर डाल देते हैं तो धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना। ठीक है, ऐसे ही गुंजा, शहद, टंकण, घी और गुग्गुल। ठीक है, इस तरह से आपको चीजें याद रखनी। आपको केवल ध्यान रखना है कि मित्र पंचक के अंदर क्या चीज आती है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अपन। अगला है आपका मधुर त्रय, यानी त्रिमधुर या मधुर त्रय। त्रय का मतलब होता है 3। ठीक है, या मधुरात्रिक या फिर मधुरात्रिक। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, देखो भाई। एक तो आएगा इसमें घी और एक आ जाएगा इसमें शहद। अब इसमें से 2 चीजें तो इधर से ही ले ली इन्होंने, मित्र पंचक से ही। ठीक है, अच्छा एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, इसके अंदर गुड़ आ जाएगा। ठीक है, घी, शहद और गुड़। ठीक है, इन तीनों को क्या लेना है, समान मात्रा में लेना है, समान भाग में। ठीक है, मान लो आपको ये 3 चीजें तो याद रह गई कि ठीक है चलो, घी ले लिया, शहद ले लिया, गुड़ ले लिया, लेकिन अपन को ये नहीं पता है कि कितनी मात्रा में लेना है। वहीं पर सामने वाले ने क्वेश्चन घुमा दिया, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि साहब मधुर 3 प्रकार के होते हैं, यानी मधुर रस होता है तीनों के अंदर। क्या होता है, मधुर रस होता है। और ये कैसे लेने, हमें समान मात्रा में लेने हैं, तब जाकर हम कहेंगे कि यह त्रिमधुर होता है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अम्ल वर्ग के बारे में। अम्ल में कौन सी चीजें आएंगी, खट्टी चीजें आएंगी। कौन सी चीजें आएंगी, खट्टी चीजें आएंगी। तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सब इसमें आ जाएगी। तो देखो भाई, अम्ल वेतस, जंबीरी नींबू, वेजोरा नींबू, चांगेरी या 3 पतिया। ठीक है, चणक अम्ल, इमली, बेर, करकंदू, करमर्द या करौंदा। ठीक है, अब देखो इनमें से आपको सब याद रह जाएंगे। इनमें से आपको सब सारे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको देख के पता लग जाएगा हाँ कि ये तो खट्टा होता है। अब बिजोरा नींबू आपको याद रखने की जरूरत है क्या। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि बताओ साहब अम्ल वर्ग में कौन कौन सी चीजें आती है अम्ल वर्ग में। ठीक है, तो नींबू आपको याद रखने की जरूरत है क्या, नींबू याद रखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, लेकिन देखो अम्ल वेतस, अब अम्ल में पता लग रहा है, शुरू में अम्ल शब्द आ रहा है। ठीक है, तो अम्ल का मतलब तो खट्टा ही होता है ना। तो अम्ल वेतस शब्द से ही पता लग रहा है कि साहब ये तो खट्टा होता है। ठीक है, ऐसे ही नींबू आगे 2 तरह के, अब 2 तरह के नींबू आ जाओ चाहे 4 तरह के नींबू आ जाओ। ठीक है, नींबू तो नींबू ही रहेगा, खट्टा तो खट्टा ही रहेगा साहब। ठीक है, तो जंबीरी नींबू, बिजोरा नींबू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चांगेरी ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चंगेज खान से मिलती जुलती चीजें हैं। ठीक है, चलो चणक अम्ल, तो अम्ल में चणक अम्ल में अम्ल आ गया, तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इमली भी खट्टी होती है, इमली का बूटा और बेरी का बेर। ठीक है, तो इमली भी खट्टी और बेर भी खट्टे, लेकिन बेर का आपको यह पता होना चाहिए कि बेर का पर्याय करकंदू होता है। ठीक है, बेर का पर्याय क्या होता है साहब,
करकंदू होता है। ठीक है, चलो अगला है करमर्द या करौंदा। तो करौंदा तो सबने खाया होगा, खट्टा होता है करौंदा। ठीक है, सब्जी बनती है शक्कर डाल के। ठीक है, लेकिन आपको करौंदे के बारे में आपको पता है, लेकिन करमर्द आपको ध्यान रखना है, क्योंकि करमर्द का क्या पर्याय है, करौंदा है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है इसमें, इसमें आपको याद रखना है चांगेरी या फिर तीन पतिया, करकंदू या बेर, और करमर्द या करौंदा। ये तीन चीजें आपको याद रखनी, बाकी की तो आप इतना तो अपने अंदर रहता ही है कि भाई अम्ल वेतस है तो खट्टा है तो अम्ल वर्ग में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो सबसे श्रेष्ठ है यहां पर अम्ल वेतस। ठीक है, लिखा है अम्ल रस वाले द्रव्यों का प्रयोग पारद, माक्षिक आदि रस शास्त्रीय द्रव्यों के शोधन, द्रावण और भस्मीकरण हेतु किया जाता है। ठीक है, तो देखो भाई, तो आप जब अपन आगे जब खनिज द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे, खनिज तत्वों के बारे में जब अपन पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के रसों के बारे में, साधारण रस महारसों के बारे में पढ़ेंगे, उप रसों के बारे में पढ़ेंगे, रत्न उपरत्न के बारे में पढ़ेंगे, कई सारी चीजों के बारे में, पारद के बारे में अपन जब पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि वहां पर खट्टे पदार्थों का विशेष रूप से उपयोग हुआ है। ठीक है, क्योंकि खट्टे पदार्थ जो होते हैं इनका क्या कर देते हैं, शोधन कर देते हैं, इनकी भस्म बनाने के काम आते हैं, इनको पिघलाने के काम में आते हैं। द्रावण का मतलब क्या होता है, पिघलाना होता है। ठीक है, चलो तो श्रेष्ठ कौन है, अम्लवेतस है यहां पर श्रेष्ठ। ठीक है, पंचगव्य, पंचगव्य बोले तो जो गाय से 5 प्रकार की चीजें प्राप्त हो रही है, गाय से 5 प्रकार की चीजें प्राप्त हो रही है, उन्हें हम क्या अलग कह रहे हैं, पंचगव्य कह रहे हैं। जैसे गाय का मूत्र, गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध। ठीक है, गाय का, सॉरी, दूध से तो दही बन रहा है ना, दही और घी। ठीक है, देखो दही और घी तो गाय से डायरेक्ट प्राप्त नहीं होते, लेकिन गाय के दूध से बने हुए तो होते हैं ना। ठीक है, तो गोबर, गोमूत्र, दूध। ठीक है, तो आपको याद कौन से रखने हैं, आपको याद रखने हैं दही और घी, क्योंकि ये डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे बताओ साहब इनमें से कौन सा पंचगव्य में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन लिख दिए, एक तो लिख दिया पनीर, एक तो लिख दिया पनीर ऑप्शन में। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखो एक ऑप्शन में तो आपको लिख दिया साहब पनीर, एक में लिख दिया दही। ठीक है, एक में लिख दिया मलाई, और चौथा ऑप्शन कर दिया उपरोक्त सभी और घुमा दिया। लो बताओ, अब आप सोचोगे कि भाई ऑप्शन तो ये भी सही है, क्योंकि गाय के दूध से पनीर तो बन सकती है, दही भी बन सकता है, मलाई भी उसके दूध के ऊपर आ सकती है, तो उपरोक्त सभी लगा कर आओगे 100%, अगर आपको ये पता नहीं है तो। ठीक है, ये अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि साहब ये चीजें तो डायरेक्ट गाय से प्राप्त हो रही है, लेकिन ये इनडायरेक्टली प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो रही है, सब इनडायरेक्टली प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको कैसे ध्यान रखना है कि साहब दूध और घी तो पाया ही पाया जाएगा पंचगव्य के अंदर। ठीक है, चलो द्रावक गण, द्रावक गण यानी जो पिघलाने का काम करते हैं दूसरों को, द्रावक गण। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी मित्र पंचक की, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, द्रावक गण कहा जाता है। ठीक है, मित्र पंचक बोल दो या फिर द्रावक गण बोल दो, अब आपको अच्छे से याद रहेगी ये चीज। द्रावक गण ये क्या करते हैं, दूसरों को पिघलाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। ये जो अभी बताया है इसमें कोई डाउट है तो बताओ। दिलखुश, सुमन, अनमोल, मानसी, बोलो भाई।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन, है ना। चलो अगली बात दे रखी रस पंख के बारे में। देखो क्या दे रखा है, लिखा है शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक आदि द्रव्यों के साथ अथवा लोह आदि धातुओं के साथ किसी द्रव द्रव्य, द्रव द्रव्य यहां पर शब्द आ रहा है द्रव द्रव्य, द्रव द्रव्य यहां पर द्रव का मतलब होता है लिक्विड और द्रव का मतलब होता है औषधि। ठीक है, लिखा है किसी द्रव द्रव्य यानी औषधि का कोई लिक्विड है, यानी जैसे औषधि का मान लो कोई स्वरस है या कल्क है या फांट वगैरह जो भी है, ठीक है, को आवश्यकता के अनुसार मिलाकर खरर में मर्दन करते हुए कीचड़ के जैसा कल्क बना लेते हैं, यानी एक चटनी जैसा बना लेते हैं, उसको पीस पीस कर, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, रस पंख कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर रस पंख का क्या मतलब है साहब, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को क्या किया है, खरल में डाल दिया। ठीक है, और खरल में डालने के बाद में क्या डाल दिया, साथ में द्रव द्रव्य डाल दिया, यानी हमने क्या डाल दिया, तो स्वरस डाल दिया, और क्या दे रखा है, क्वाथ डाल दिया, दूध डाल दिया या जल डाल दिया। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, कीचड़ के जैसा बन जाता है, पंख, पंख मतलब कीचड़ होता है। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, खरल में हम उसको घोंटते रहेंगे, घोंटते रहेंगे, मर्दन का मतलब क्या होता है, खरल में घोंटना। ठीक है, मर्दन का मतलब क्या होता है, खरल में घोंटना। आगे भी आएगी ये चीज। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, भावना क्या होती है, क्या होती है भावना। लिखा है काष्ठ औषधि, काष्ठ औषधि यानी सूखी हुई लकड़ी का चूर्ण। क्या है साहब, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, भावना की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है, काष्ठ औषधि आ रही है, यानी सूखी हुई लकड़ी का चूर्ण है। ठीक है, या फिर ताम्र लोह आदि धातुओं का बारीक चूर्ण है। ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं कि खरल में डालकर द्रव द्रव्य यानी अपन ने जो कीचड़ बनाया उसको अपन रगड़ रगड़ कर उसे घोंट घोंट कर उसको बिल्कुल सुख लेते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, भावना बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने पहले क्या बनाया है, रस पंख बनाया है, क्या बनाया है, रस पंख बनाया, लेकिन वहां पर शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भावना में किसको लिया जाता है, जब हम भावना दे रहे हैं तो यहाँ पर सूखी हुई लकड़ी का चूर्ण लिया जाता है या फिर लोहा या तांबे का चूर्ण लिया जाता है, और उसे क्या किया जाता है, इस द्रव द्रव के अंदर इसको घोंट कर, बिल्कुल घोंटते घोंटते जब वो बिल्कुल सूख जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। ठीक है, तो काष्ठ औषधि चूर्ण या फिर ताम्र लोह भस्म, ठीक है, या उनका बारीक चूर्ण, बारीक चूर्ण को भस्म ही बोलते हैं। अगली बात करते हैं ढालन की। ठीक है, अगली बात है साहब ढालन की। ढालन क्या है, देखो भाई ये परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ढालन क्या है, ढालन कहते हैं कि सोना चांदी आदि धातुओं को मूसा में रखकर, अब शब्द आ गया साहब, मूसा क्या होता है, एक कटोरे जैसा होता है मूसा। ठीक है, एक कटोरे जैसा होता है मूसा, इस तरह का एक कटोरे जैसा होता है मूसा, इस तरह का। तो धातुओं को मूसा में रखकर
तीव्र अग्नि पर पिघलाकर पात्र में रखे हुए स्वरस, क्वाथ, दूध आदि डाल देना क्या कहलाता है? ढालन कहलाता है। अब जैसे अपन ने क्या किया, मूसा ले लिया, अब मूसा में अपन ने क्या डाल दिया, तो सोना डाल दो या चांदी डाल दो और इसको अग्नि पर पिघलाओ। ये नीचे अग्नि जला दी है, इस अग्नि पर इसको पिघलाओ। पिघलाने के बाद में क्या डाल दो, ऊपर से स्वरस डाल दो या क्वाथ डाल दो या दूध डाल दो, ये डाल दो, तो वो क्या कहलाता है? ढालन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया साहब ढालन। ठीक है, रसपंक आपके समझ में आ गया होगा। शुद्ध पारद शुद्ध गंधक में क्या डाल दिया? द्रव्य डाल दिया, कीचड़ जैसा बना लिया, क्या है? रसपंक है। ठीक है, भावना में क्या है? काष्ठ औषधि का चूर्ण या फिर ताम्र लोहे भस्म ले ली और उसमें क्या डाल दिया? द्रव्य डाल दिया और उसको इतना घोंटा कि वो सूख गया। ठीक है, घोंटते घोंटते उसको सुखा लेना भावना कहलाता है। ढालन में अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं? मूसा का प्रयोग कर रहे हैं। मूसा जो होती है वो अलग धातु की बनी होती है, वो आग पर पिघलती नहीं है। ठीक है, तेज आंच में पिघलती नहीं है। तो मूसा में अपन ने क्या डाल लिया साहब? मूसा में हमने सोना या चांदी डाल दिया, उसको अग्नि पर पिघला लिया और फिर ऊपर से क्या डाल दिया हमने? ऊपर से डाल दिया है हमने स्वरस, क्वाथ, दूध वगैरह डाल दिया और उसको बुझा लिया है। उसे हम क्या कहते हैं? ढालन कहते हैं। ठीक है, चलो अगली बात आती है अवाप की। अगली बात आती है अवाप की। अवाप के बारे में लिखा हुआ है, नाग, वंग आदि धातुओं को लोहे की कढ़ाई में तीव्र अग्नि पर पिघलाकर, यानी लोहे की कढ़ाई में हम क्या कर रहे हैं? नाग और वंग को पिघला रहे हैं। इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है कि नाग और वंग लोहे की कढ़ाई में ही पिघल गए हैं। ठीक है, यानी इनका जो पिघलने का जो गुण है वो बहुत कम है। ठीक है, द्रावक गुण जो है इनका, यानी पिघलने का जो गुण है वो बहुत कम है, कम आंच में पिघल गए। ठीक है, ठीक है, कम आंच में पिघल गए। लिखा है लोहे की कढ़ाई में नाग और वंग को डाल डाल दिया हमने लोहे की कढ़ाई पर और पिघला लिया, और ऊपर से क्या डाल दिया? शुष्क द्रव्य चूर्ण। शुष्क द्रव्य चूर्ण यानी सूखी हुई औषधि का चूर्ण डाल दिया। ठीक है, क्या कहलाता है? अवाप कहलाता है। यानी नाग और वंग को हमने पिघला लिया है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया है साहब? इसके ऊपर हमने चूर्ण डाल दिया है, यानी सूखी हुई औषधि का चूर्ण डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अवाप कहलाएगा। एक शब्द आता है निर्वाप। एक शब्द आता है निर्वाप। अब निर्वाप क्या है? देखो भाई, स्वर्ण, रजत आदि धातुओं को तीव्र अग्नि पर मतलब बिल्कुल लाल कर लिया, यानी इतना गर्म कर लिया कि वो लाल हो गए। ठीक है, और उसको उसके ऊपर क्या डाल दिया? स्वरस वगैरह डाल दिया। ठीक है, तो इनमें इसमें अपन ने क्या किया? उसको पिघलाया है, नाग और वंग को पिघलाया है। निर्वाप में हम क्या कर रहे हैं कि स्वर्ण रजत को लाल कर रहे हैं गर्म करके। स्वर्ण रजत को हम क्या कर रहे हैं? लाल कर रहे हैं, और ऊपर से क्या डाल दिया? द्रव्य डाल दिया। क्या डाल दिया? द्रव्य डाल दिया। ठीक है, यानी क्वाथ वगैरह, स्वरस वगैरह ये डाल दिया, और इसमें क्या डाल रहे हैं अपन? चूर्ण डाल रहे हैं। ठीक है, तो आवाप में चूर्ण डालते हैं और निर्वाप में द्रव्य डाला जाता है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम शोधन के बारे में। शोधन का मतलब होता है सफाई करना। शोधन का मतलब क्या होता है साहब? सफाई करना। यानी अगर कोई अशुद्धि है, जैसे मान लो कोई भी खनिज ले लिया हमने, कोई भी रस ले लिया, ठीक है, साधारण रस, उपरस, महारस, कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो उनमें क्या है कि जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को साफ करना क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। लिखा है द्रव्यों में स्थित अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। शोधन का मतलब होता है सफाई करना। ठीक है, शोधन का मतलब क्या होता है? सफाई करना होता है। एक शब्द और आएगा शोधन के साथ में, मारण। बिल्कुल, वेरी गुड, शुद्ध करना। ठीक है, एक शब्द और आएगा मारण। मारण कब किया जाता है? शोधन के बाद में मारण किया जाता है। मारण का मतलब होता है भस्म बनाना। यानी जो खनिज हमने साफ किया है, जिस खनिज से हमने
अशुद्धियों को दूर किया है, फिर उसकी क्या बनाना, भस्म बनाना, वो क्या कहलाएगा, मारण कहलाता है। ठीक है, तो आगे आ गया, अच्छा हो गया ना ये। ठीक है, तो द्रव्यों में स्थित अशुद्धियों को दूर करना, जैसे पारद है, अभ्रक है, ये एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मारण, खनिज द्रव्यों को शुद्ध करके मारक द्रव्यों के साथ मिलाकर भस्म बनाने को क्या कहते हैं, मारण कहते हैं। और मारण में क्या होता है, भस्म को बहुत बारीक बनाया जाता है। एक तो होता है चूर्ण, एक तो होता है चूर्ण, और दूसरा क्या होता है, भस्म होता है। ठीक है, एक तो होता है चूर्ण और दूसरा क्या होता है, भस्म होता है। ठीक है, ये जो भस्म जो होती है, ये जितनी ज्यादा बारीक होगी उतनी ही ज्यादा हमारे लिए अच्छी होगी। ठीक है, ये जितनी ज्यादा बारीक होगी उतनी ही ज्यादा हमारे लिए अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि इस भस्म को हमें हमारे शरीर में प्रयोग करना है। ठीक है, तो भस्म जितनी ज्यादा बारीक होगी उसके काम करने की क्षमता जो है उतनी ही ज्यादा अच्छी रहेगी। 1 ग्राम सोना डायरेक्ट खा जाओ, कुछ नहीं होगा। 1 ग्राम सोना डायरेक्ट खा जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शरीर पर। शरीर में कोई रोग हो रहा है तो वो रोग ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर 1 ग्राम सोने की अगर आप भस्म उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि आपके रक्त में यानी ब्लड में अवशोषित हो जाएगी। ठीक है, और उससे क्या है कि शरीर के गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अपन। जो अपन ने जो भस्म बना रहे हैं, जो भी भस्म अपन बना रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी को जांचना है हमें। ठीक है, जो भी भस्म अपन बना रहे हैं उन भस्मों की एफिशिएंसी यानी उनकी काम करने की क्षमता को जांचना है। ठीक है, तो वो भस्म अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, तो उसके बारे में कुछ परीक्षाओं के बारे में लिखा है। इससे पहले लिखा है सम्यक मारित लोह का लक्षण। सम्यक मारित लोह का लक्षण का मतलब यहां पर यह है कि लोह भस्म बनाई गई है। ठीक है, मारित का मतलब होता है मारण, यानी सम्यक रूप से अगर लोहे की भस्म बनाई गई है तो उसका क्या लक्षण होगा। लिखा है धातु की भस्म बनाने के बाद में यदि यदि भस्म हमारी तर्जनी और अंगूठे पर अगर रगड़ा जाए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर रगड़ा जाए, ठीक है, और हमारे अंगूठे में और हमारी जो उंगलियां जो होती है उनमें रेखाएं होती हैं, रेखाओं के बीच में थोड़ी जगह होती है, अगर उसमें अगर वो फंस जाए, ठीक है, यानी उसको झाड़ कर, यानी अपन ने क्या किया, ऐसे थोड़ी सी ऐसी भस्म उठा ली और उसको रगड़ लिया, अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में रगड़ लिया और उसे फिर ऐसे छिड़क दिया, साफ कर लिया। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अगर भस्म बारीक है, अगर भस्म मोटी है, फिर तो ये रेखाओं के बीच में नहीं जमेगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बारीक है तो रेखाओं के बीच में जम जाएगी। तो उससे अपन को पता लग जाएगा कि साहब ये तो बहुत ज्यादा बारीक है, और जितनी ज्यादा बारीक भस्म होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, लिखा है धातुओं की भस्म बनाने के बाद में यदि भस्म को तर्जनी और अंगूठे से रगड़ा जाए, फिर अंगूठे और तर्जनी उंगली को ठीक तरह से साफ करने के बाद भी धातु भस्म का अंश रेखाओं में स्थित रहे, तो उसे हमें सम्यक मारित समझना चाहिए। ठीक है, तो अंगूठे और उंगली से रगड़ने के बाद में, उसको साफ करने के बाद में भी अगर साफ नहीं होती है, रेखाओं के बीच में भस्म उपस्थित होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि साहब ये भस्म जो है बहुत अच्छी भस्म बनी है। ठीक है, तो कैसे कैसे परीक्षाएं कर रही हैं देखते हैं। सबसे पहले है वारीतर परीक्षा। वारी का मतलब होता है जल। सबसे पहले कौन सी परीक्षा कर रहे हैं, वारीतर परीक्षा कर रहे हैं। वारी का मतलब होता है जल। ये परीक्षा किस लिए कर रहे हैं अपन, ये परीक्षा हम इसलिए कर रहे हैं कि भस्म ढंग से बनी है या नहीं बनी, भस्म बारीक बननी चाहिए। ठीक है, तो वारीतर परीक्षा लिखी हुई है साहब। तो कटोरी में हमने क्या ले लिया है, जल ले लिया है और ऊपर से भस्म डाल दिया है। ठीक है, अगर भस्म के कण अगर मोटे मोटे होंगे तो वो नीचे तली में बैठ जाएगी, और अगर बारीक बारीक कण होंगे, ठीक है, अगर बहुत ही बारीक कण होंगे तो वो बारीक बारीक कण जो है वो सतह पर तैरते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए करी जाती है वारीतर परीक्षा। ठीक है, अगला है उत्तम परीक्षा। वारीतर परीक्षा की तरह जल में भस्म डालकर भस्म के ऊपर चावल का टुकड़ा डाल दिया या चावल का कोई कण डाल दिया, और अगर चावल हंस की तरह तैरता रहे तो उसे भी हम उत्तम भस्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वारीतर परीक्षा में अपन क्या कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं,
ठीक है, और पानी के ऊपर अपन ने भस्म डाल दिया, तो अगर वो डूबती नहीं है, उसके ऊपर तैरती रहती है, ठीक है, तो वो तो कहलाएगी बारीदार परीक्षा। अब उसमें अपन ने एक प्रयोग और कर दिया, तो जो भस्म डाली है पानी के ऊपर, उसके ऊपर अपन ने चावल का कण और डाल दिया, ठीक है, तो वो हो गई साहब उत्तम भस्म या उत्तम परीक्षा। अगली है मृत लोह या रेखापूर्ण परीक्षा, वही है अंगूठे और उंगली से। सम्यक निर्मित भस्म को अंगूठा और तर्जनी उंगली से मला जाए, उसके उपरांत उंगली साफ करने पर भी भस्म का अंश रेखाओं में विद्यमान रहे, तो उसे मृत लोह या रेखापूर्ण परीक्षा कहते हैं, या फिर रेखापूर्ण भस्म उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगला है अपुनर्भव परीक्षा। पुनर्भव परीक्षा में क्या है, धातु भस्म को मित्र पंचक के साथ में मिश्रित कर रहे हैं। ठीक है, मित्र पंचक कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? मित्र पंचक कौन कौन से हैं, कौन बताएगा भाई, बोलो। दिलखुश, मानसी, अनमोल, अनु, बोलो भाई, मित्र पंचक के बारे में बताओ। वेरी गुड, दिलखुश, बहुत अच्छा लगा, आपने आंसर दिया। ठीक है, तो मित्र पंचक को अपन द्रावक गुण भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरी चीजों को पिघलाने के काम आते हैं। ठीक है, तो लिखा है, कहाँ पढ़ रहे थे अपन, हाँ, पुनर्भव परीक्षा में बात कर रहे थे कि धातु भस्म को मित्र पंचक के साथ में मिश्रित करके मूसा में रखकर, मूसा क्या है, मूसा वो है। वेरी गुड मानसी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, शाबाश। तो अपन क्या कर रहे हैं, पुनर्भव परीक्षा में क्या कर रहे हैं कि मूसा में रखकर, मूसा क्या है, मूसा एक ऐसे धातु का बना होता है जो तीव्र अग्नि पर यानी तेज आंच पर पिघलता नहीं है। अगर यहां पर लिखा है पुनर्भव परीक्षा, अब पुनर्भव परीक्षा में अपन क्या कर रहे हैं, मूसा में कर रहे हैं, यानी एक सकोरे जैसे ही स्ट्रक्चर का है। ठीक है, उसमें अपन क्या कर रहे हैं कि एक भस्म लिए अपन ने, ठीक है, उस भस्म की परीक्षा कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, उस भस्म की परीक्षा कर रहे हैं। जैसे लोह की, ये लोह और ये लोह अलग अलग है, ये वाला लोह अलग है और ये वाला लोह अलग है। ठीक है, ये तो होता है आयरन, ये तो होता है आयरन। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है ना, ये सबके लिए उपयोगी लिया जाता है। ठीक है, रस, उपरस और साधारण रस और से सभी जितने भी प्रकार के क्या बोलते हैं, सोना चांदी वगैरह जितने भी, उन सब के लिए लोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये लोह अलग है। ठीक है, तो मारित लोह यानी धातु भस्म को, यानी ये जो भस्म है इसको क्या कर रहे हैं, इस मूसा के साथ, इस मूसा में रख दिया है, और साथ में क्या रख दिया है, मित्र पंचक को रख दिया है। किसको रख दिया है साथ में, मित्र पंचक को रख दिया है, और मूसा को रख दिया अग्नि में। ठीक है, अब ये जो भस्म है अगर इसमें मिलेगी नहीं, अगर इसमें मिक्स नहीं होगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सम्यक मारित कहेंगे,
या कहेंगे भस्म की अपुनर्भव परीक्षा कहेंगे। ठीक है, यानी अपन को क्या करना है, मूसा में जो अपन ने भस्म बनाई है उसको रखना है और साथ में मित्र पंचक को भी रख देना है और फिर गर्म करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये पिघलकर आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन अगर यहां पर भस्म अगर ढंग से बनी हुई है तो इस पर कोई असर नहीं होगा इस मित्र पंचक का, ये अलग पड़ा रहेगा और ये भी अलग पड़ा रहेगा। अगर दोनों समझदार है तो मूसा में चाहे कितनी भी अग्नि दो, इसको कितना भी भड़काओ, ये भड़केगा नहीं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं साहब निर्धूम परीक्षा की। निर्धूम का मतलब क्या है कि धुआं नहीं निकल रहा है। निर्धूम का क्या मतलब होता है कि धुआं नहीं निकल रहा है। कच्ची भस्म को अग्नि पर डालते हैं, कच्ची भस्म को अगर अग्नि पर डालते हैं तो धुआं निकलता है, लेकिन अगर उसका सम्यक रूप से मारण किया गया है, अगर वो भस्म वास्तव में ही अगर उसकी परीक्षा वगैरह करके अगर सम्यक रूप से मारित अगर भस्म है तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अग्नि पर डालने पर उसमें से धुआं नहीं निकलता है। तो कोई अपन ने भस्म बनाई है, उसको अपन परीक्षा कर रहे हैं कि साहब ये बढ़िया से बनी है कि नहीं बनी है, तो उसको अपन क्या करें, अग्नि पर डाल के देखते हैं। ठीक है, तो अगर बड़े बड़े कण है उसके तो वो जल जाएंगे और उससे धुआं निकलेगा, और अगर बहुत बारीक है तो जल नहीं पाएंगे। अगली है निस्वादु परीक्षा। अगर उसका अगर अपन उसको टेस्ट करके देखते हैं उसमें कोई स्वाद नहीं आता है, मतलब वो अच्छे से बन गई है। ठीक है, अवामी परीक्षा। यदि भस्म के सेवन के उपरांत मिचली आदि उत्पन्न न हो तो अवामी, अवामी का मतलब होता है उल्टी वगैरह होने की संभावना नहीं हो रही है उससे। ठीक है, यानी वो ढंग से बनी है वो भस्म। ठीक है, उल्टी कब होती है, उल्टी जब होती है जब अपने किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता है। जैसे अपन ने कुछ खाया और डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उल्टी के द्वारा जो आमाशय जो होता है, उल्टी के द्वारा उस चीज को बाहर निकाल फेंकता है। ठीक है, अगर वो भस्म ढंग से बन गई है, बिल्कुल सम्यक रूप से मारण उसका हो गया है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, बस वही बात है। अभ्रक भस्म के लिए विशेष रूप से यह परीक्षण किया जाता है। अगला है आपका अम्ल परीक्षा। कच्ची ताम्र भस्म पर नींबू आदि किसी अम्ल द्रव को गिराया जाए तो उसका वर्ण तुत्थ के जैसा हो जाता है, यानी कॉपर सल्फेट के जैसा दिखाई देने लगता है। यदि वर्ण में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम सुपक्व ताम्र भस्म बोलते हैं। ठीक है, तो तांबे की जो होती है भस्म, उसके लिए अम्ल परीक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये परीक्षा किसके लिए की जाती है। ठीक है, अगला है दंताग्रे कच कचाव परीक्षा, यानी दांत से हम उसको चबा चबा के देख रहे हैं कि कच कच की आवाज तो नहीं आ रही। अगर आवाज आ रही है तो वो भस्म ढंग से नहीं बनी है, और अगर आवाज आ रही है तो ढंग से नहीं बनी है। तो आवाज नहीं आने के लिए हमको सम्यक रूप से उसका मारण करना होगा, यानी बहुत ही बारीक भस्म बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो भस्म बारीक होनी चाहिए। बारीक भस्म बोले तो सम्यक रूप से मारण की हुई भस्म। अब बात करते हैं अपन वर्ण परीक्षा के बारे में। लिखा है धातु भस्म का सम्यक निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए वर्ण परीक्षा है कुछ, तो देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण भस्म है। ठीक है, स्वर्ण भस्म का कलर कैसा होगा, चंपक के पुष्प के जैसा होगा। इसमें रसशाला में अजीब अजीब सी चीजें आएंगी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चंपक के पुष्प के जैसे दिखाई देती है कौन, ताम्र भस्म, सॉरी स्वर्ण भस्म। ठीक है, रजत भस्म, रजत बोले तो चांदी। ठीक है, तो उसका रजत और तांबा यानी ताम्र भस्म, दोनों का जो कलर है वो कृष्ण कलर का दिखाई देगा, कृष्ण वर्ण यानी काला। रजत और ताम्र भस्म जो है वो कैसी दिखाई देती है, कृष्ण वर्ण की दिखाई देती है। और काश्य भस्म जो होती है, कांसा, काश्य यानी कांसा, ये कैसी दिखाई देती है, धूसर वर्ण की दिखाई देती है। अगला है आपका नाग भस्म। नाग भस्म किस तरह की दिखाई देगी, पारावत प्रभ, पारावत प्रभ, ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। कबूतर लिखा हुआ नहीं आएगा, आप सोचो कि कबूतर लिखा हुआ आएगा, वो तो कबूतर तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। पारावत का मतलब क्या होता है, कबूतर होता है। ठीक है, तो कबूतर लिखा हुआ नहीं आएगा एग्जाम में, पारावत लिखा हुआ आएगा। ठीक है, पारावत प्रभ, प्रभव का मतलब होता है इसके जैसा, पारावत के
जैसा, यानी कबूतर के जैसा। ठीक है, चलो अगला है वंग भसम। तो वंग कैसी होगी? श्वेत वर्ण की होगी। वंग कैसी होगी? श्वेत वर्ण की। ऐसे ही तीक्ष्ण लोह वसम। तीक्ष्ण लोह वसम जामुन के फल के जैसी हो। जामुन का फल कैसा होता है? जामुन का फल कैसा होता है? कौन बताएगा? किस कलर का होता है जामुन का फल? अरे भाई बैंगनी कलर होता है ना, इतना क्या सोचते हो? तो देखो भाई, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इनको। स्वर्ण बसम। स्वर्ण बसम चंपक के फूल जो होते हैं उसके जैसी होती है। रजत और ताम्र बसम तो काली हो जाती है। ठीक है, ये तो काली काली सी दिखाई दे। कासा दूसर वर्ण के जैसा दिखाई देगा। नाग भसम कबूतर के जैसी यानी पारावत के जैसी दिखाई देगी। वंग तो सफेद हो जाता है। तीक्ष्ण लोहे वसम जामुन के जैसा दिखाई देता है। और अब्रक वसम ईंट के चूर्ण के जैसा दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई। ये चीज आपको याद रखनी होगी। ठीक है, सबके समझ में आई कि नहीं आई चीजें? बताओ भाई, सबके समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। सबके समझ में आया कि नहीं आया? याद हुई कि नहीं हुई चीजें? अगर याद कम हुई है तो इस वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी की बात अपन कल करेंगे। ठीक है, आप लोग पेमेंट कर देना। ठीक है, मुझे फोन पे कर देना। मैंने नंबर बता दिया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ नंबर। 85 04 06 05 05। एक बार मुझे मैसेज, ये मेरा फोन पे का नंबर है। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर दूसरा है। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है 9785380501। फोन पे करने से पहले मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना। ठीक है, 97 85 380 501। ठीक है, आप लोग मुझे अगर मैसेज कर दोगे तो मैं आपको क्यूआर कोड सेंड कर दूंगा। आपको ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्यूआर कोड सेंड कर दूंगा, उस पर आप पेमेंट कर देना। ठीक है, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो बच्चे मुझे एड्रेस, अपना नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर और अपना पूरा पता लिखकर भेज देवे। मैं परसों से सबको नोट्स भेजना शुरू करूंगा। ठीक है, सेट फर्स्ट तैयार हो चुका है जिसके अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, रसशाला, औषध द्रव्य, चिकित्सा परिचर्या, शल्य शालाक्य और प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान, सारी बड़ी बड़ी सब्जेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट से कम 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।